आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल आरंभ अध्याय। आई एम रितिका शर्मा। हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर साथ ही साथ राइट टू इक्वेलिटी भी कवर कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। जैसे राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक था, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। Article 19 Protection of Six Rights. Article 19 guarantees to all its citizens the six rights. These are citizens की बात की है यहाँ पे, यानी कि इंडियन सिटीजन्स को 6 बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए हैं आर्टिकल 19 ने। वो हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बहुत चर्चा में भी रहता है, जिसे देखो कहता रहता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो यही आर्टिकल 19 ने प्रोवाइड किया है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं बट विदाउट आर्म्स, ग्रुप बना के चलते हैं जैसे कॉलेज वॉलेज स्कूल में चल सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स, हथियार लेके नहीं चल सकते। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, स्टूडेंट यूनियन होती हैं, ये बनाने का भी राइट मिलता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडियन सिटीजन्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, मतलब रिजाइड, वहाँ का रेजिडेंट बन सकते हो, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जिसका जो मन है, जो काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यूट्यूबर, गेमर, सिंगर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ भी बन सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन है तो वो यही काम करेगा, वैसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ये हमारा आर्टिकल 19 कहता है। ऑल दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये जो हमें फ्रीडम्स मिली है ना, ये स्टेट के कंटेक्स्ट में मिली है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में प्रोवाइड की है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में ये चीज़ें वैलिड नहीं हैं। आप स्टेट को, गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक इंसान को जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते, फालतू का नहीं बोल सकते हो, उसमें डिफेमेशन का केस हो जाएगा। आप कहीं पे भी इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के घर पे घुस जाओ और बोलोगे हमारे पास तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, नहीं, यहाँ पे वो चीज़ वैलिड नहीं होती है। सो ये जो 6 फ्रीडम्स हैं, ये गारंटी तो की है, लेकिन एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंस होता है क्राइम, कोई गुनाह करना। जिस पर्सन ने कोई क्राइम भी किया है उनके लिए भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। आर्टिकल 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizens or foreigners. आर्टिकल 20 accused person के लिए भी कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। अगर बाहर का कोई बंदा आके भी इंडिया में कोई क्राइम कमिट कर लेता है, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड हैं आर्टिकल 20 में। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस: नो एक्स पोस्ट फैक्टो, no double jeopardy, no self-incrimination. No ex post facto means no person can be punished except according to the law prevailing at the time of conviction for offense. एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी पर्सन ने आज कोई क्राइम किया, फॉर एग्जाम्पल चोरी कर ली, उस चोरी की सज़ा है मान लो 6 महीने। अगर 4-5 महीने के बाद लॉ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उस चोरी की सज़ा 6 महीने से बढ़ा के 2 साल कर दी जाती है, तो जिस पर्सन को ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है, उसने ऑलरेडी अपने सज़ा के 4-5 महीने बिता लिए हैं, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारी 6 महीने के बाद रिहाई नहीं होगी, तुमको 2 साल रहना पड़ेगा क्योंकि लॉ में चेंजेस हो गए हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो कहता है कि किसी भी पर्सन को सज़ा उन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी जब उसने क्राइम किया था और उसको सज़ा सुनाई गई थी, उस टाइम पे जो लॉ चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी, ना ही लॉ अगर फ्यूचर में चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, और पुराना लॉ भी कोई एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे।
नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन कैन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। डबल मतलब 2 बार। अब किसी भी पर्सन को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है, एक से ज़्यादा बार एक क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, इंक्रिमिनेशन खुद ही अपना गुनाह कबूल करना। तो नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तभी मूवीज़ में देखते हैं ना कि वो अपने स्टेटमेंट से पलट जाता है मुजरिम, वो कहता है कि मुझसे ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने स्टेटमेंट लिखवाई है। किसी को फोर्सफुली अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता है। आर्टिकल 20 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। तो इसको याद रखना है कि आर्टिकल 20 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। नेक्स्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार बताता है आर्टिकल 21। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी इंसान को उसके जीने के अधिकार से डिप्राइव, वंचित नहीं किया जा सकता, और पर्सनल लिबर्टी जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे भी आपको वंचित नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून में कोई ऐसा प्रोसीजर है तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। अब कोई पर्सन किसी की जान ले लेता है तो उस पर्सन ने तो उसकी राइट टू लाइफ छीन लिया, इसीलिए कानून उसको सज़ा देगा, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या हैंग टिल डेथ हो। कानून के अकॉर्डिंग उस क्रिमिनल की राइट टू लाइफ छीनी गई है, लेकिन ऐसे किसी की भी राइट टू लाइफ नहीं छीनी जा सकती है। आर्टिकल 21 कहता है कि जीने का अधिकार हर किसी को मिलता है। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, ये सिटीजन्स पे भी लागू होता है और फॉरेनर्स पे भी लागू होता है। एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान भी जीने का अधिकार तो किसी का नहीं छीना जा सकता है। सो आर्टिकल 20 एंड 21 बोथ कांट बी अमेंडेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस 1980 में राइट टू लाइफ में और भी चीज़ें ऐड करी, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू स्लीप। राइट टू हेल्थ, अगर हेल्थ ही किसी की अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से तो जी नहीं पाएगा। राइट टू लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के उसके पास मीन्स ही नहीं है, वो कमा ही नहीं पा रहा है तो भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार भी राइट टू लाइफ में ही आता है, तो अगर कोई आपको ज़्यादा सोने पे टॉन्ट कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट मत करो। नेक्स्ट आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे भी किसी आर्टिकल के आगे ए या बी लिखा होगा इसका मतलब कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो बाद में ऐड हुए हैं। तो आर्टिकल 21A भी ये बता रहा है कि ये वाला आर्टिकल ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट स्टेट shall provide free and compulsory education to all the citizens from the age of 6 to 14 years. आर्टिकल 21A स्टेट को कहता है, गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चा जो 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र का है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। तभी हम देखते हैं सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, बट फिर भी कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नहीं भेज रहे थे स्कूल, इसलिए मिड डे मील वाली भी स्कीम लाई गवर्नमेंट ने कि पढ़ने के लिए ना सही एटलीस्ट खाना खाने के लिए ही तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे पेरेंट्स। सो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002. राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A by 86th Constitutional Amendment Act of 2002. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि 21A आर्टिकल किससे डील करता है और कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, कोई इंसान को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन करके रखा है, उसको भी कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की हैं। डिटेंशन 2 तरीके की होती हैं,
punitive detention and preventive detention. Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction. Punitive detention तब होती है जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया हो और उसका प्रॉपर ट्रायल हुआ हो और उस इंसान को गिल्टी मान लिया गया है, तब जो डिटेंशन की जाती है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन. और प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन. जैसे किसी को शक के बिना पे अरेस्ट कर लिया जाता है, अभी उसको गिल्टी नहीं माना गया, उसका क्राइम भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन शक के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जाता है. तो इफ़ द डिटेंशन इज प्यूनिटिव अंडर ऑर्डिनरी लॉ, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अगर डिटेंशन प्यूनिटिव डिटेंशन है, प्रॉपर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस पर्सन के पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. उस पर्सन को बताया तो जाएगा कि तुमको क्यों अरेस्ट और डिटेन किया जा रहा है. राइट टू कंसल्ट एंड लीगल असिस्टेंस, किसी लॉयर के साथ वो कंसल्टेशन कर सकता है, उसको लीगल कानूनी मदद जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी. प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम. मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अरेस्ट के. इसमें जर्नी टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ट्रेवलिंग वाला टाइम इंक्लूड नहीं होता है. एंड इफ़ द डिटेंशन इज प्रिवेंटिव, शक के बिना पे अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, देन कांट एक्सीड 3 months, वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है. बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इस ड्यूरेशन को 3 महीने से 2 महीने कर दिया है. सेकेंड, ग्राउंड्स टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको भी बताया जाएगा कि तुमको शक के बिना पे भी अगर डिटेन किया है तो किस क्राइम के लिए, किस वजह से तुम पे शक हुआ है. अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अगेंस्ट द ऑर्डर, उस पर्सन को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने लिए बोलने का भी हक मिलेगा. सो विद दिस वी आर डन विद राइट टू फ्रीडम ऑल्सो. इन द अपकमिंग लेक्चर्स we'll be dealing with rest of the fundamental rights. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.